बेचैनी है राजनीतिक तौर पर देश में, इधर से उधर लोग हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है और उसका बड़ा लार्जर पिक्चर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, पार्टियां टूट इसलिए रही हैं, अब उनके ऊपर हर तरह से सख्ती हो रही है। पैसे की सख्ती हो रही है। देखिए, आप ये देखिए ना, कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है। उनके पास हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लाखों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। पार्टियों के ऑफिसेज़ में अभी 2 साल पहले देखिए कितना पैसा मिला था आपको। एक पर्टिकुलर पार्टी के ही नेता थे, जिनके घर पे इतना पैसा मिला था बंगाल में ही। पर्टिकुलर एक अकाउंट उनको एक पर्टिकुलर खुलवाना पड़ेगा दिल्ली के अंदर, एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर, और उसके ही थ्रू सारा पैसा इधर से उधर जाएगा। चुनावों में यूएस से पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ वो पैसा कौन यूज कर रहा है और यूएस के पैसे का इस्तेमाल यहाँ क्यों होगा, किस बात के लिए? पहले क्या हो रहा था कि पैसा आता किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए था और उसको यूटिलाइज किसी दूसरे काम के लिए किया जा रहा था। अब इनको समझ में आने लग गया है कि अगर अब आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा रहेंगे तो आपको खुद नुकसान होगा। और हमेशा जब इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो जो बंदा पुलिसमैन होता है, आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। हमें ये बताने की जरूरत है, आम जनता को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब आपके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होना शुरू होती है ना, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको बांग्लादेशियों से देखिए कितनी प्रॉब्लम है, कितना आपके यहाँ रोजगार लेके जा रहे हैं। अगर आप फोर्सफुली लोगों को चेंज करना शुरू करते हैं तो आपके जो अपने देश के विकास के जो एजेंडा होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बैक स्टेज चले जाते हैं। अमेरिका को भारत की जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भारत उतना मजबूत भी नहीं चाहिए कि अमेरिका भारत के बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं इंडिया के पलड़े में झुकने लग जाए। अमेरिका को अमेरिका इंडिया बर्बाद नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जरूर यह चाहिए कि हाँ जी हुजूर, जी हजूर, जी वो हजूर चलेगा। क्योंकि अगर इंडिया अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो विदेश की पावर है, विदेशों में जो पावर है, उसको कहीं ना कहीं वो जुटा नहीं पाएगा। विदेशों में पावर का मतलब आपकी डिप्लोमेसी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। साथ में है लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के जय लिए। हिंद, जय भारत। प्रकाश जी, जय हिंद, जय भारत। दर्शकों को जय हिंद जय सर, जय हिंद। हिंद सर। दर्शकों, देश में राजनीतिक तौर पर आपको एक तेजी दिखाई दे रही है कि नहीं? ये दिख रहा है कि बहुत से टूट फूट हो रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टियों में हलचल है। रोज एक नई खबर आ रही है कि भाई अब ये पॉलिटिकल पार्टी में भगदड़ है, अभी इस पॉलिटिकल पार्टी में भगदड़ है। आपको ये सब कैसे दिख रहा है? क्या आप इसको केवल इंटरनल पॉलिटिक्स या भारत के आंतरिक मामलों से जोड़कर देख रहे हैं? या फिर आप इसका एक लार्जर पिक्चर भी देख रहे हैं, जिसमें आपको ये बात पता है कि भारत की सरकार को, यानी मौजूदा सरकार को पिछले 10-12 सालों में कई बार अलग-अलग तरीके से वही करने की कोशिश की गई, जो नेपाल में हुआ, जो म्यांमार में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ, इवन पाकिस्तान में हुआ। मतलब रिजीम चेंज। ऐसे कई मौके आए हैं जहां लगा, लोगों ने कहा कि भाई शेख हसीना के घर में जब लोग घुसे, हमारे यहाँ लोगों ने कहा कि ऐसा ही हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री के घर में लोगों को घुस जाना चाहिए। कई नेताओं ने कहा। ये सब स्वतः नहीं होता है। दुनिया में पश्चिमी ताकतों का एक बड़ा सिंपल तरीका है। उनको जिस भी देश में वो चीजें जो उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उनके तौर तरीके के हिसाब से नहीं हो रही, या उनका अपना एजेंडा सेट नहीं हो रहा है, तो वो ये वाला खेल खेलते हैं कि वहां अचानक से क्रांति हो जाती है। वहां मजदूर क्रांति हो जाएगी, वहां छात्रों की क्रांति हो जाएगी, और क्रांति के बाद कहेंगे जी ये है बदलाव, ये है नई जेनजी की क्रांति। होना जाना कुछ नहीं है। हमने ये अरब स्प्रिंग में भी देखा है। जिस भी देश को बर्बाद करना हो, उस देश में क्रांति करवा दो, क्रांति कुछ नहीं होती। आपको आपके घर में बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है, अपने मतलब के लिए। कई मौके सीए एनआरसी से लेकर, किसान आंदोलन से लेकर, पहलवान आंदोलन से लेकर, अलग अलग मौकों में आप देख लो कौन लोग थे, किस तरह के लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी मांगे क्या थी, उनका तौर तरीका क्या था, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था। वो एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है। अब आइए जो मौजूदा समय में हो रहा है। बंगाल का चुनाव होता है, बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद टीएमसी पार्टी टूट क्या टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सांसद अलग, विधायक अलग। और इसके अलावा शिवसेना टूट रही है। शिवसेना क्या, शिवसेना तो खैर पहले ही टूट गई। जो कुछ उद्धव ठाकरे के पास था वो भी जाने को तैयार है।
समाजवादी पार्टी को लेकर ओपी राजभर से लेकर तमाम नेता दावे कर रहे हैं। बहुत पॉलिटिकली न जाते हुए ये जो आपको हलचल दिखाई दे रहा है, ये हलचल क्या केवल जैसा कि हमने कहा भारत की राजनीति से संबंधित है? एक पॉलिटिकल पार्टी टूट रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ना चाहती है। क्या ये कहानी इतनी ही है या कहानी इससे आगे है, जिसकी तैयारी में मौजूदा सरकार यानी केंद्र की सरकार है, और वो तैयारी क्या भविष्य से जुड़ी हुई है? हमारे साथ लेफ्टिनेंट सर हैं। विकास सर, आपको ये जो बेचैनी है राजनीतिक तौर पर देश में और खासकर विपक्ष के खेमे में एक तरह की जबरदस्त उछल कूद मची हुई है, इधर से उधर लोग हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है और उसका बड़ा लार्जर पिक्चर आप क्या देख पा रहे हैं? प्रकाश जी, मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं। अभी आप जब बात कर रहे थे कि एक सेट टेम्पलेट है, जी हाँ, एक सेट टेम्पलेट है। उस टेम्पलेट के बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल बूट्स एंड बॉर्डर पे ऑलरेडी एक कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा लेखा जोखा कि कैसे कैसे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, पूरा का पूरा जो एरिया सराउंड करता है इंडिया को, वहां पर इन लोगों ने एक प्रॉपर एक तरह से रेवोल्यूशंस और क्रांति लेके आए, और उसके बाद वहां पे सरकारें चेंज हुई हैं। ये पूरा, और उसी सेट टेम्पलेट को इंडिया के ऊपर भी उन्होंने इम्पोज करने की कोशिश करी है। पूरी चीजें मैंने अपने वीडियो में डिटेल से बताई है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कि देखिए, जब भी किसी देश में आपको सरकारें चेंज करनी पड़ती हैं, आपको मतलब किसी फॉरेन ताकत को, वो हमेशा चेंज करते हैं ऐसी सरकारें जहां पे क्रांति लेके आएंगे, या तो यूथ के थ्रू क्रांति आएगी, या किसी पार्टी के थ्रू क्रांति आएगी, या किसी पर्टिकुलर महकमे के थ्रू क्रांति आएगी। और ये आज की एक सेट टेम्पलेट नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। आप हर देश में देखिए, जो मॉडर्न टाइम में जितने भी देश बने हैं, उन देशों में कोई ना कोई क्रांति आई थी। किसी में 200 साल पहले आई थी, किसी में 250 साल पहले आई थी, लेकिन लड़ाइयां लड़ी है सभी ने अपने देश के लिए, अपने देश को एक नया रूप देने के लिए। लेकिन उसमें हमेशा कहीं ना कहीं फॉरेन हैंड्स हमेशा रहे हैं, हमेशा। ये थ्रू आउट हमेशा सारी दुनिया की सेट टेम्पलेट रही है। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स में। मॉडर्न टाइम में भी देखिए, एक देश में अगर आपको कोई क्रांति लेके आनी है अपने फायदे के लिए, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। उस पैसे को आपको एक फनल बनाना पड़ेगा। फनल ऐसा होना चाहिए कि पैसा कभी रुके ना। उसमें सबसे बड़ी बात कि आपको ऐसे संस्था चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो पैसे को छुपा सके, जो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर सही तरीके से पहुंचा सके। यहां पे प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी साउथ एशियन कंट्रीज में। देखिए, साउथ एशियन कंट्रीज में आज भी सारी की सारी कंट्रीज डेवलपिंग है, कोई डेवलप नेशन नहीं है। इंडिया डेवलप होने की तरफ बढ़ रहा है। सारी कंट्रीज के अंदर सेम सेट टेम्पलेट थी, इंडिया में भी वही सेट टेम्पलेट थी। लेकिन अब बात आती है आज के मॉडर्न टाइम में, जब आपको पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा कहीं ना कहीं सरकारें देखती हैं कि हाँ भाई, पैसा कहां से आ रहा है। अगर कोई भी क्रांति हो रही है, आप देखिए, क्रांति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लोग खड़े हुए और निकल गए। आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। एक तरफ से शुरू होंगे, पहले आप एक छोटे लेवल से चीज को शुरू करेंगे, छोटी छोटी बातें होंगी, 4 लोग बात करेंगे, 4 लोग 8 को बताएंगे, 8 50 को बताएंगे, 50 500 को बताएंगे, 500 50,000 को बताएंगे, 50,000 5 लाख को बताएंगे। ऐसे करके मिलियंस में लोगों के सब्सक्राइबर हो गए 4-5 दिनों के अंदर अंदर। कहानी सिर्फ ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी, अभी एक चीज और देखिएगा, जितने प्लेटफॉर्म्स थे जिनमें मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गए, उनमें से इंडियन प्लेटफॉर्म कितने थे? इंडियन प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। एक बंदा, देखिए मैं इस पे ना बात पे आऊंगा, एक बंदा किसी दूसरे देश में जाके पढ़ाई कर रहा है, कौन से अपना रिलेशंस, आई एम जस्ट नॉट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पब्लिक रिलेशन की वो पढ़ाई कर रहा है। पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई करते करते भाई एक सटायर कैंपेन शुरू करता है अगेंस्ट दी सीजीआई। उस सटायर कैंपेन में उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, फॉलोअर्स हो जाते हैं। वो देश में आता है इंस्टाग्राम में। देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडियन कौन सा है इसमें से? इंडियन तो कोई भी नहीं है। आपको सब पता है कि ये चीजें कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल होती है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सारे के सारे देश
जिनमें वो हैं, वो उनको अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, अपने एजेंडे के लिए यूटिलाइज करते हैं। पैसा, इनको पैसा कैसे दिया गया, ये सारी चीजें हो गई। एक सेट पूरा का पूरा इकोसिस्टम, बंदा जब यूएस से दिल्ली आता है, उसको पूरा इकोसिस्टम मिलता है। वो एक जगह पे तैयार। पहुंचता है, वहां लगभग 1000 लोगों की भीड़ उसको मिलती है। वो दूसरी बात है कि उसमें मैक्सिमम लोग मीडिया वाले थे। एक तरह से उस आंदोलन की हवा फूस हो जाती है। देखिए, उस हवा फूस होने का एक बड़ा रीजन ये है कि आज के टाइम में जो भारत का युवा है ना, वो बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है। उसको पता है कि उसका देश कहां जा रहा है। अगर वो ये काम करेगा तो देश को क्या नुकसान होगा। कमियां हर देश के सिस्टम में होती हैं, कमियां हर पॉलिटिकल सिस्टम में होती है, कमियां हर इकोसिस्टम के अंदर भी होती है, हर एक इकोसिस्टम में होती है। लेकिन जो इन्होंने इकोसिस्टम बनाया था, वो अपने फायदे के हिसाब से बनाया था। अब वहां पे प्रॉब्लम कहीं जो फनलिंग हो रही थी पैसे की, अब वो देखने की जरूरत है। उसी के ऊपर अब जो अब इंडिया लेके आया ना एफसीआरए का नया कानून, यार ये क्यों हो रहा है, इससे तो अभी ना लोग आएंगे और बोलना शुरू करेंगे, अरे यार जो ये एनजीओज थे पहले तो बड़ा पैसा खर्च करते थे, लोगों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे थे, हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्च कर रहे थे, लेकिन अब ये पैसा कम हो गया है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने नया कानून बना दिया है। और इस नए सिस्टम में और नए कानून में हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे छोटे एनजीओज हैं उनको पैसा नहीं जा पा रहा है। उसका रीजन है, आपको पता है वो पैसा किस लिए जा रहा था, कहां जा रहा था? अगर इतना पैसा इंडिया में आ रहा है इन फनल्स के थ्रू, लेकिन वो पैसा क्या यूटिलाइज हो रहा है प्रॉपर? मुझे तो नहीं लगता वो पैसा प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा था। अगर वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा होता तो लोग प्लान करके हॉस्पिटल्स के लिए और स्कूल्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। आप देखिए कितने मिशनरीज हैं जो स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। देखने में ये सारी चीजें बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन उनके अंदर की जटिलता भी पढ़नी जरूरी है। और वो जटिलता है कि पैसा किस तरह से एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ में ट्रांसफर हो रहा है और उसको आप किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सर की बहुत बड़ी दर्शकों को प्रॉब्लम ये थी। क्लियर कर देते हैं, सर जो कह रहे हैं और मैंने जो वीडियो की शुरुआत की कि भाई देश में जो पॉलिटिकली इतना आपको हलचल दिखाई दे रहा है, इतनी ताबड़तोड़ तोड़फोड़ दिखाई दे रही है, सरकार अकेले तो 240 पर है, केवल बीजेपी की बात करें तो एनडीए 292 है। बहुत से फैसले भविष्य में ऐसे लेने हैं दर्शकों जिसमें आपको 2/3 का बहुमत चाहिए। इसके लिए आप 2029 का इंतजार नहीं कर सकते। नया लोकसभा, नई संसद इसलिए बनी ताकि परिसीमन हो, परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। लोग परिसीमन को रोक रहे हैं, सरकार को चाहिए 2/3 का आंकड़ा। ये परिसीमन और महिला बिल से बड़ा है एफसीआरए जो सर कह रहे हैं। मैं ये जो प्रकाश जी इसी फॉरेन चीज पे आ रहा था कंट्रीब्यूशन आता है, मैं इसी फॉरेन चीज पे आ रहा था। कंट्रीब्यूशन जो आता है उसके लिए सरकार एक बिल लाने जा रही है। पिछली बार लाई थी, वो बिल गिरा दिया गया। सरकार एफसीआरए पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। एफसीआरए क्या है ये समझ लीजिए। देश में 2014 के पहले तक तो एकदम खुलेआम था मामला। आप यहाँ 2 आर्टिकल लिख लीजिए, आप यहाँ बढ़िया से कहीं कोई लिख लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप रिसर्चर हैं, आपको फेलोशिप के नाम पर दुनिया भर से माल आ जाता था। आप फलाने अखबार में कहीं कुछ लिख दीजिए, एक आर्टिकल के कई कई हजार डॉलर आ जाते थे। सरकार वो लाने जा रही है कि भाई पैसा अगर फॉरेन से आएगा ना, तो एक तो सोर्स आपको बताना पड़ेगा। सरकार को एक एक बात की जानकारी चाहिए कि किस मद में किस लिए ये पैसा आया है, और तमाम तरह का रजिस्ट्रेशन से लेकर बहुत तरह का तामझाम है। मतलब सरकार विदेशी पैसा जो सीधे आ जाया करता था लोगों तक, उस पर रोक लगा रही है। और ये समझिए, ये जो विदेशी पैसा आता है, इसका अधिकतर काम, जैसे मदरसों में मिडिल ईस्ट से पैसा आता है, उनमें क्या हो रहा है ये दुनिया को पता है। एफसीआरए वाला जो मामला है, वो अधिकतर क्रिश्चियन कंट्रीज से पैसा आ रहा है और वो मिशनरियों को आ रहा है, और वो जरूरी नहीं है, टारगेटेड जरूरी धर्म नहीं है परिवर्तन प्रकाश कर जी। रहे हैं। जी सर। ये जरूरी नहीं है कि ये मिशनरीज के लिए ही आ रहा है। पूरे देश में जितना पैसा आ रहा है एनजीओ के लिए, देखिए एनजीओ सिर्फ एक पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बोलेंगे हम, हर एनजीओ के लिए जितना पैसा आ रहा है, जितने भी आपको फॉरेन एड्स आ रहे हैं इन एनी टर्म्स, ये एफसीआरए उन सबको रिस्ट्रिक्ट करेगा
और उसमें जो पैसा आएगा पर्टिकुलर एक अकाउंट उनको एक पर्टिकुलर खुलवाना पड़ेगा दिल्ली के अंदर, एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर, और उसके ही थ्रू सारा पैसा इधर से उधर जाएगा। इसे पॉलिटिकल पार्टीज का कहाँ पे क्या एजेंडा आता है वो समझने की जरूरत है हमें। मैं उसी चीज पे आ रहा था कि देखिए, जब ये पैसा इधर से उधर जाता है, छोटे-छोटे एनजीओज के पास आता है। उसके बाद ये पैसा जब छोटे एनजीओज लगाना शुरू करते हैं, आपको क्या लगता है छोटे एनजीओ वो पैसा कैसे लगाते हैं? अपने आप जाएँगे और कर देंगे? नहीं। उनके अपने छोटे-छोटे ठेकेदार होंगे। वो ठेकेदार किसी छोटी-छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। उसके थ्रू वो पैसा फनल होता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचता है। ये सारा का सारा इकोसिस्टम ट्रैक होगा और ट्रैक होने के बाद टैप होगा, टैप होने के बाद उसको प्रॉपर डिटेक्ट करने के बाद, टैप करने के बाद उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा ये पैसा आपने कहाँ, कैसे, किस जगह पे खर्च किया है? पहले क्या हो रहा था कि पैसा आता किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए था और उसको यूटिलाइज़ किसी दूसरे काम के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब सर एफसीआरए का जो नया रूल है, इसमें ये इतना आपको गंभीर पैसा है अगर किसी बिल्कुल, किसी पर्टिकुलर दर्शकों, ये इतना अगर टर्म में गंभीर आ है। रहा है तो उसकी अगर आप एजुकेशन के लिए पैसा मँगा रहे हैं या पैसा ले रहे हैं तो आपको एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अगर आप उसको एजुकेशन के लिए नहीं दिखाएँगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग कुछ वो नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए हर सिस्टम के अंदर, हर कानून के अंदर आपको लूप होल मिल जाएँगे। लोग लूप होल यहाँ पे भी निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेंगे, लेकिन वो लूप होल्स बहुत कम होंगे। उनको डिटेक्ट करना बहुत आसान होगा, उनको टैप करना बहुत आसान होगा। अभी उनको टैप करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये देखिए ना, जब अभी हम बात कर रहे थे, शुरुआत हुई थी कि कैसे-कैसे पार्टियाँ टूट गई हैं। 2 पार्टियाँ टूट रही हैं, 4 पार्टियाँ टूट रही हैं, रोज़ एक पार्टी जो बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके टूटने की खबरें आ रही हैं। जिसे बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टियाँ। ये क्षेत्रीय पार्टियाँ जो टूट रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पहले जो पैसा था, वो उनको बड़ा आसानी से मैंने आपको अभी जो सोर्स बताए थे ना, एनजीओ, एनजीओ से छोटा एनजीओ फिर क्या करेगा, वो पैसा जो वहाँ पे ठेकेदार होते हैं, जो काम कराने होते हैं, उनके थ्रू जाएगा। बेशक काम हुआ है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा आएगा। देखिए, जो भी ठेकेदार होंगे, जो भी होंगे, वो कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे और वो पैसा और वो काम उन्हीं को दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब सरकारी जो एजेंसीज़ होती हैं, वो काम करती हैं, तो टेंडरिंग प्रोसीजर होता है। लेकिन एनजीओ जब काम करेगी, तो टेंडरिंग प्रोसीजर को कोई इतना फ़ॉलो नहीं करेगा। कोई प्रॉपर फ़ॉलो नहीं करेगा। उसमें आप सिर्फ़ टेंडरिंग उसी को देंगे, जिसको आपको देना है, जिसको आपको पैसा देना है। अब पार्टियाँ टूट क्यों रही हैं? देखिए, पार्टियाँ टूट इसलिए रही हैं, अब उनके ऊपर हर तरह से सख्ती हो रही है। पैसे की सख्ती हो रही है। देखिए, आप ये देखिए ना, कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है। उनके पास हज़ारों-हज़ारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लाखों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। पार्टियों के ऑफ़िसेज़ में अभी 2 साल पहले देखिए कितना पैसा मिला था आपको। एक पर्टिकुलर पार्टी के ही नेता थे, जिनके घर पे इतना पैसा मिला था बंगाल में ही। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, ये सारा पैसा वहीं से चैनलाइज़ हो रहा है। अब इनको समझ में आने लग गया है कि अगर अब आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा रहेंगे, तो आपको खुद नुकसान होगा और हमेशा जब इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो जो बंदा पुलिसमैन होता है, आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पुलिसमैन कौन है? यहाँ पे पुलिस कौन है? आपकी सरकारी एजेंसीज़। सरकारी एजेंसीज़ को कौन देख रहा है? जो आपकी सेंट्रल पार्टी है। सेंटर में जिसकी सरकार है। तो आप हमेशा क्या लोग बोलते हैं या कहते हैं कि ये तो वॉशिंग मशीन कुछ नहीं होती है। ये आप अपने आप को बचाने के लिए खुद जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है उनको टैप नहीं किया जा रहा है। टैप किया जा रहा है। उनके ऊपर पूरी निगरानी करी जा रही है। लेकिन पार्टियाँ टूटेंगी और टूटती रहेंगी, उसका रीज़न ये है कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स जो बर्डन्स थे, वो आपके और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे और आपको समझ में आएगा अब शिकंजा आपके ऊपर कसा जा रहा है। तो वो शिकंजा जब कसा जाएगा तो आप अपने आप ऐसे बंदे की तरफ जाएँगे जो शिकारी है। शिकारी से दोस्ती करने की कोशिश पक्का करेंगे। और एक और बात है सर, मुझे ये लग रहा है कि एक तरह का प्रेशर है गवर्नमेंट पर एफसीआरए को लेकर, खासकर जो पश्चिमी देश हैं यूएस का, कि आप एफसीआरए को रोकिए। एफसीआरए पर देश में बहुत बवाल हो गया। अरे भाई, देश से इसका कोई लेना देना नहीं है, विदेशी पैसा आता है, उसकी सरकार खोज खबर रखना चाहती है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां नाच रही हैं कि आप तो लगाम लगा रहे हैं, आप तो स्वतंत्रता की हानि कर रहे हैं। दर्शकों देखो, जब ट्रंप की सरकार आई तो वहां पर एक डॉज डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके मुखिया थे एलन मस्क। एलन मस्क ने कुछ डाटा रिवील किया।
उन्होंने कहा कि डॉज जो डाटा रिवील किया उसमें बताया कि इस साल में इस देश में इतने इतने पैसे गए हैं, हम इंडिया में पैसा इतना करोड़ डॉलर क्यों भेज रहे हैं, वो बोला उसने। और ट्रंप प्रशासन जब नई नई चुन करके आई तो उसने बहुत सारे देशों के इमीडिएट जाने वाले जो फंड, जो एनजीओ को, जो किसी को भी जा रहे थे, वो रोका। और वो जो फंड आए थे, वो फंड मेरे ख्याल से 2019 लोकसभा चुनाव के समय और 24 के भी लोकसभा के चुनाव के समय आने की बात थी। यस यस। अब आप ये समझो कि चुनावों में यूएस से पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ वो पैसा कौन यूज कर रहा है, और उस यूएस के पैसे का इस्तेमाल यहाँ क्यों होगा, किस बात के लिए? आपके यहाँ बढ़िया बढ़िया कुछ हो जाए, आप चांद पे चले जाएं, इसके लिए इस्तेमाल होगा यूएस के पैसा। अभी ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप को पूछा कि जी मजबूत लीडर कौन है, तो बोला दो। बोला एक तो मोदी है, एक शी जिनपिंग है। तो मोदी क्यों है? बोला यार पहले बहुत वहां बदल जाता था, 6 महीने में बदल जाता था, 12 साल 14 साल से मोदी है, मोदी बहुत टफ गाई है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे नहीं बता रहे हैं। उनको पता है कि वो किन लोगों से पाला पड़ रहा है उनका। दूसरा, सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इसको रोकने का, और सरकार अपने तमाम एजेंडों के बावजूद एक ये चाहती है कि इसको हम हर हाल में करें, और उसके लिए सरकार 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर रही है कि हम अपने ही लेवल पर इसको करके निपटा दें। ये इतना बड़ा खतरा है और इतना बड़ा दबाव है कि एफसीआरए ना हो तो देश में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा रोग है। और धर्मांतरण पर रोक, इसके अलावा जो बार बार आपके यहाँ प्रयास हो रहा है, सरकार ये जानती है कि अगले 1.5 साल में, 6 महीने में ये प्रयास, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला सर ने बताया, ये उसी का एक हिस्सा है। अगले 1.5 साल में ये फिर कोई सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास है जिसमें सरकार को उस समय कमजोर करने की बात होगी। तो सरकार उस, मेरे ख्याल से फ्यूचर की तैयारी में लगी है कि जब हम ये एक्शन लेंगे तो हमारे खिलाफ भी कुछ होगा, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। और रूबियो साहब जब अभी कलकत्ता आए थे तो मुझे ये लगता है कि कलकत्ता आना उनका एक मैसेज भी था, सीधा सीधा, भाई मदर टेरेसा के उसमें जा रहे हैं, सीधा मैसेज था कि हम हमारे एसेट्स को बचाएंगे, हमारे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें बोल के बता के नहीं होती है, ऐसे ही लोग काम करते हैं, हम लोग भी 50 काम ऐसे करते होंगे, लेकिन आपको अपनी मजबूती के लिए करना है, और सरकार मुझे लगता है उस बात की, उस बड़े कदम की तैयारी कर रही है। हाँ सर। देखिए प्रकाश जी, ऐसा है, हम एफसीआरए की बात कर रहे हैं, हम एनजीओ की बात कर रहे हैं, हम धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, इसमें विदेशी हाथ क्या है, इससे लोगों को फायदा क्या है? हम हमेशा ये बात करते हैं, अच्छा ठीक है एफसीआरए आएगा और एफसीआरए के नए कानून आ रहे हैं, इससे एनजीओज पे नुकसान होगा, एनजीओज को पैसा नहीं मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर पार्टीज हैं जिसको अपोज कर रही हैं, लेकिन इससे आम जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? हमें ये बताने की जरूरत है, आम जनता को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब आपके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होना शुरू होती है ना, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको बांग्लादेशियों से देखिए कितनी प्रॉब्लम है, कितना आपके यहाँ रोजगार लेके जा रहे हैं। जब एक कंट्री में डेमोग्राफी चेंज होना शुरू होती है, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, अगर आप फोर्सफुली लोगों को चेंज करना शुरू करते हैं, तो आपके जो अपने देश के विकास के जो एजेंडा होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बैक स्टेज चले जाते हैं। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इन पर्टिकुलर चीजों पे जो आगे चल रहा आई वॉश है, उस आई वॉश के ऊपर रहता है, और पीछे क्या चल रहा है उसको आप गौर नहीं कर पाते हो। इसलिए इन चीजों के ऊपर हमें चोट करने की जरूरत है, और इसलिए जो ये कानून आ रहा है, जो नए नियम आ रहे हैं, इस नियम को चेंज होने की जरूरत है। देखिए गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी कि वो हमेशा बहुमत में रहे। बहुमत में रहने का फायदा, जो प्रकाश जी अभी बोल रहे थे कि 2/3 बहुमत है और नियम उनको लागू करने हैं, उस नई मूवमेंट को हमेशा कुछ समय के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है। इंक्यूबेशन का मतलब है उसको धीरे 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 करके वो बड़ा करना शुरू करते हैं। इनिशियली उन्होंने अपना एजेंडा दिखाया, आए जंतर मंतर पे और आके बैठे, अब धीरे धीरे अपना एक सरफेस तैयार कर रहे हैं, पूरे इंडिया में अपने लिए लोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमेशा एक मूवमेंट का यही काम होता है, पहले वो अपना एक बड़ा रूप दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर वहां पे उनको बड़ा रूप मिलता है तो वो उसको वहीं पे मेटरलाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए था, तो बंदा सही समय का समय देखता है कि जब सही समय आएगा तो वो तब चोट करेगा। अभी देखिए कॉकरोच जनता पार्टी
एक्चुअल में आज अगर एक सटायर थी तो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा भी है। खतरा वो इसलिए हाँ, कि जैसे ही कोई केवल ऐसा केवल इस नियम बात से आएगा। समझिए कि उसको उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसने बोला बिल्कुल, जी हम तो बस एक पेज है हमारा ये, और हम कोई ऐसा पॉलिटिकल कुछ नहीं पार्टी है। वार्टी नहीं, भविष्य में नहीं 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 देखेंगे। नहीं, ये सब एक कहने की इंस्टा बातें के हैं। पेज से वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है, उसने हम्म, स्पोक पर्सन तक बना ली। तो आपको ये समझना एक पड़ेगा दुनिया में गेम होता कैसे है। इसमें अब एक प्रॉब्लम और है। जब कॉकरोच जनता पार्टी धीरे अब दे होगा क्या, 1 से 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कोई ना कोई नियम ऐसा होता है जो जनता को पसंद नहीं आता है। हमेशा आपको गवर्नमेंट की सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, आपको कुछ लगेगा ये हाँ, तो मेरे कोई खिलाफ बात है। है जो या हम एक नाराज हो पर्टिकुलर जाएंगे चंक किसी होगा। बात से। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर चंक होगा जिसको लगेगा ये हमारे फायदे का नहीं है, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये लोग तब इसको मटेरियलाइज करेंगे, तब तक वो इंक्यूबेशन करते रहेंगे अपना, तब तक वो धीरे धीरे सोए रहेंगे और अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश करेंगे। एक कॉकरोच का काम यही होता है, अपनी आबादी को एकदम विस्फोट करता है वो। पहले आपको 1 या 2 कॉकरोच नजर आते हैं, उसके बाद एकदम उनका ब्लास्ट होता है, उनकी जनसंख्या एक साथ बढ़ती है। देखिए, कोई भी देश कभी नहीं चाहेगा कि भारत बहुत अच्छी तरह से तरक्की करे। एक क्षेत्रीय पावर जो आज है, वो वैश्विक स्तर पर एक पावर बन जाए। अमेरिका को भारत की जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भारत उतना मजबूत भी नहीं चाहिए कि अमेरिका भारत के बीच में जो संबंध है, वो कहीं न कहीं इंडिया के पलड़े में झुकने लग जाएँ। आज हमेशा अमेरिका का हाथ ऊपर है। वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत अमेरिका उसके को बराबर है। अमेरिका को अमेरिका इंडिया बर्बाद नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जरूर चाहिए यस, कि हाँ जी हुजूर, जी हजूर, जी वो हजूर चले। हाँ, क्योंकि अगर इंडिया अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा रहेगा, तो कहीं न कहीं वो अपनी जो विदेश की पावर है, विदेशों में जो पावर है, उसको कहीं न कहीं वो जुटा नहीं पाएगा। विदेशों में पावर का मतलब आपकी डिप्लोमेसी। जियोपॉलिटिक्स में हम्म, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप एक चीज़ देखिए, जब बांग्लादेश के लोगों को भारत ने बाहर भेजना शुरू किया, तुरंत ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आती है और वो क्या बोलती है कि भारत ह्यूमन राइट वॉयलेशन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है, उसके ऊपर इतना ह्यूमन क्राई नहीं हुआ। उन्होंने बोला, लेकिन बहुत कम बोला। चाइना में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो हो रहा है, वो पूरी दुनिया को पता है। सबके मुँह में दही जमी रहती है। लेकिन जैसे ही इंडिया जैसी कंट्री अपने यहाँ पर इल्लीगल लोगों को लीगल तरीके से बोलते हैं कि आप जाइए, तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हो जाते हैं। वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन्हीं चीज़ों से समझना चाहिए कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, बहुत डेलिकेट है। और उस डेलिकेट एनवायरनमेंट को वो कभी भी, उस ताने-बाने को कभी भी वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम्म। बांग्लादेश और भारत सर के कोशिश क्या, बीच में जो ये आप संबंध है। देखो ना सर, कोशिश तो उन्होंने कई बिल्कुल, किए ही हैं, कई सारे की बिल्कुल, कोशिश किए हैं, हो नहीं इन पा रहा है। संबंधों को बड़ा बना रहे हैं देश वो। है, आबादी ज्यादा है, वो बिल्कुल। कर नहीं पा रहे। मैं बोलता रहा हूँ, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध हैं, उनको भी वो लोग चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे ना बने कभी। देखिए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स होना अलग बात है, लेकिन उन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को आप हवा देके रखोगे, वो अलग चीज है। और ऐसी कोई कंट्री नहीं है इस वर्ल्ड में जो इंडिया के साथ इसमें खड़ी हुई मिलेगी। कुछ लोग होंगे जो खड़े हुए मिलेंगे, जिनको जो न्यूट्रल होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनको भारत से कोई फायदा नहीं है और बांग्लादेश की तरफ उनको कुछ थोड़ा भी फायदा दिखता है, तो बांग्लादेश की तरफ दिखेंगे और बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को हवा देते रहेंगे। हमेशा भारत के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इस वक्त सत्ता में नहीं है, वो हमेशा ये सोचेंगे कि इस पार्टी को सत्ता से हटा के हमें सत्ता में आना है। शाम दाम हम्म। दंड भेद हर कोई यूटिलाइज करता है। तो उस साम दाम दंड भेद में जो दाम है ना, वो दाम एफसीआरए है। चलो वो इनको ये हमें बता समझने देते की हैं, जरूरत है। आप ये बताओ कि ईरान में मकसद क्या था ट्रम्प का, रिजीम चेंज, पूरी ताकत लगा दी, पैसा भी खर्च किया होगा, ऑन ग्राउंड लोगों को हथियार भी वहां पर दिए सीआईए ने, सब कुछ हो गया। ईरान कैसा देश है नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन ईरान बड़ा देश था तो वहां वो बांग्लादेश नहीं कर पाए, वहां वो नेपाल या पाकिस्तान नहीं कर पाए। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं चलो वो कर लेते हैं, एक सौदा तैयार कर लेते हैं, 14 सूत्रीय मांगों पर हम लोग बैठ लेंगे। भारत में इसीलिए वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार बैठी है कि आप, अरे अमेरिकी प्रेसिडेंट सामने से F-35 का ऑफर दे रहा है, आप ले ही नहीं रहे हो।
अमेरिकी प्रेसिडेंट आपसे कह रहा है कि लीजिए हमारा एलिट एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड पैट्रियट, लीजिए, आप ले ही नहीं रहे हो। आज आप S-400 ले रहे हो। आपने दुनिया को चिल्ला करके राफेल के ऑर्डर दे दिए फ्रांस को। आप 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 उससे सस्ता पड़ेगा, आप ले ही नहीं रहे हो। कह रहा हमसे सस्ता लीजिए। बात केवल एक नहीं है, आपने दुनिया के सामने मुंह दिखा करके कहा कि रशियन ऑयल कोई नहीं खरीद रहा था, आपने सबसे आगे जाकर रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। उनको ना सुनने की आदत नहीं है। वो हमने एक फिल्म में देखा था कि ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। तो भाई कॉलेज में एक ऐसा आ गया हैंडसम लड़का जो पू को मुड़ के नहीं देख रहा है। पू परेशान है। अमेरिका की सख्त लौंडा समस्या है, यही है भारत से। हाँ सर। भारत सख्त लौंडा है एक्चुअल में। तो जो सख्त लौंडे की जो इमेज होती है ना, वो हमेशा सख्त ही रहती है। देखिए, जैसे जैसे इंडिया डेवलप करता रहेगा, वो दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक सुपर पावर की तरह दिखने लगेगा। और मैं फिर वही बोल रहा हूं जो थोड़ी देर पहले बोला था, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि साउथ एशिया के अंदर, जहां से पूरी की पूरी दुनिया की लाइंस राइट और लेफ्ट दोनों तरफ निकलती हैं इकोनॉमी को वो करने के लिए, अपना जो व्यापारिक जो लाइंस हैं, उस जगह पे वो एक ऐसी सुपर पावर को नहीं देखना चाहेंगे जहां उनका एक छत्र राज्य हो। अगर इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया ही है जो उस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सकता है, बेशक आप डियागो गार्सिया में कितने अपने बेस बना लीजिए, लेकिन आपका वो बेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको वहां से करने के लिए 12-15 हजार किलोमीटर दूर आपका अपना देश बैठा हुआ है। लेकिन जब भारत इंडियन ओशियन के अंदर एक बहुत बड़ी सुपर पावर की तरह इवॉल्व और इमर्ज होगा, तो पूरी पूरी इंडिया की पूरे पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई लाइन है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा। उस डोमिनेशन को कोई भी नहीं चाहता दुनिया में। उस डोमिनेशन को अगर ये लोग आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो डोमिनेशन कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति होती है, आज की राजनीति नहीं होती। इस भविष्य को ये लोग अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं और भारत के भविष्य को कहीं ना कहीं बर्बाद करके रखना चाहते हैं ये लोग। मैं एक चीज फिर बोलूंगा आपको कि भारत अभी इवॉल्व कर रहा है, भारत अभी डेवलप कर रहा है। एक कंट्री अगर भारत को अपने वेपन्स देने के लिए तैयार है कि आइए आप हमारे वेपन्स हर तरह से लेके जाइए, हम आपको अपना F-35 दे रहे हैं, आपने जो बोला सारे मिसाइल सिस्टम्स दे रहे हैं, सारे एंटी ड्रोन सिस्टम दे रहे हैं, इवन आपको अपना एंटी एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं आपको, लेकिन भारत उनको नहीं ले रहा है। उसके अंदर क्लॉज इतने खराब हैं कि आप अगर उनकी मर्जी के बगैर उनको यूज करोगे तो आपके लिए वो सिर्फ एक पत्थर की तरह है, निष्क्रिय पत्थर की तरह। उनके अंदर उन्होंने किल स्विच लगाए हुए हैं। आप क्या करोगे उनको लेके? आपका उड़ता हुआ विमान अपने आप गिर गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो एक देश कितना ही बोल दे आप मेरे यहां से लेके जाइए, हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो अपना हाथ हमेशा रखता है। आप कभी भी किसी देश से अगर कोई वेपन खरीदते हैं जिसके अंदर चिप सिस्टम लगा हुआ है आज के टाइम में, आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि वो देश उसके ऊपर जब चाहेगा तब उसको मैनिपुलेट कर सकता है। भारत इसीलिए अपने डिफेंस इकोसिस्टम को देश के अंदर तैयार कर रहा है, खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है जो पूरी की पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करती है। अगर उसमें भारत का स्टेक, जब भारत बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है सामान मंगाने के लिए डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स को, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इंडिया एक एक्सपोर्टर बन रहा है। तो किसको पसंद आएगा? एक जो भी शॉपकीपर होगा उसको अपनी ही जैसा शॉपकीपर दूसरा अगर उसके बराबर में कोई खोलने की कोशिश करेगा तो हमेशा वो उसको काटना चाहेगा। वो कोशिश करेगा कि कैसे भी करके उसकी लुटिया को डुबोया जाए। तो भारत के साथ आज के समय में इसी तरह की चीजें होना शुरू हो रही है। लेकिन अगर भारत फ्रांस से राफेल लेता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, या फिर रशिया से S-400 ले रहा है, या फिर रशिया इंडिया को ऑफर कर रहा है कि आइए आप हमारा MiG-57 लीजिए, ऐसे वेपन्स और विमान जो हम अपने फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपको उनसे क्या फायदा है आप तब लेंगे। इसका मतलब आपके पास पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में आपके पास चूज करने के लिए 4 चीजें हैं, उनमें से आप एक चीज चूज करेंगे। तो भारत के लिए आज ये स्थिति बहुत मजबूत है।
यही चीज लोगों को कहीं ना कहीं पिंच करती है। पाकिस्तान को कौन हाँ अपने वेपन देने के लिए तैयार है? पाकिस्तान को चाइना के अलावा कोई देश वेपन नहीं देता। छोटी कंट्रीज जितनी हैं वो बाकी देशों के वेपन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया है। अगर उसका हाँ एक शस्त्र राज्य खत्म होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे, और ऐसी चीजें करने के लिए उनको हमेशा एक डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबलाइज गवर्नमेंट नहीं चाहिए। जब तक डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट इंडिया में नहीं आएगी, इन लोगों की नहीं चलेगी। इसलिए वो बोलते हैं कि पिछले 12-14 साल से मोदी जी देखिए कितना मजबूत है, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ टोटल किलर। हम्म, Yes, he's a total killer. And there is a reason for that. That guy never takes anything which is anti-India. That's why he is a total killer. If he thinks कि ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा, तो वो सीधा साफ मना कर देता है। देखिए, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रशिया हो, सब अपने वेपन्स बेचना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है भविष्य में कभी अगर चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन देशों को मजबूरी में आना पड़ेगा भारत के साथ। ऐसा नहीं है इनको कोई नुकसान होगा या फायदा होगा, इनको इसलिए मजबूरी में आना पड़ेगा कि अगर कहीं भारत के साथ कोई चीज कहीं कम हो रही है या भारत कहीं ना कहीं उसमें लैग कर रहा है, तो उन लोगों को अपना नुकसान होगा। पहली बात, भारत कहीं ना कहीं चाइना से आज के वक्त में बहुत ज्यादा अपर हैंड पे है। हम लोगों को लगता है कि चाइना का जो वेपन सिस्टम है बहुत अच्छा है, चाइना बहुत एडवांस कर रहा है। देखिए ना आजकल एक्स के ऊपर क्या चल रहा है, चाइना की एक्चुअल तस्वीरें बाहर निकल के आ रही हैं और भारत की एक्चुअल तस्वीरें हमेशा दुनिया को दिख रही हैं। तो वहां से पता चलता है एक क्लाउन किस तरह से दुनिया को चार फेसेस अलग अलग दिखाता है। चाइना में तो एक रिवाज है ना, आप अलग एक एक झटके में अपने फेसेस चेंज कर लेते हैं। वहां पे एक शो होता है जिसमें आप हाँ फेसेस चेंज कर लेते हैं। तो वही कहानी चाइना की, चाइना ने यही चीज अप्लाई कर दी है अपने डिजिटल मीडियाज के ऊपर। इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे। लेकिन भारत में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। भारत ओपन कंट्री है। ओपन कंट्री होने के फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। आपको हर तरह का सिस्टम मिलता है, हर तरह के आपको विचार मिलते हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करने में आसानी होती है। लेकिन चाइना में लोग पाइपों के अंदर रह रहे हैं। नई नई तस्वीरें देख रहा हूं मैं भी, वहां के बीचेस देख रहा हूं मैं, क्या हालत है, सड़े हुए बीच है बिल्कुल। मैं तो मतलब हमारे यहाँ जो गंदा नाला होता है ऐसा उनका बीच है, ये हालत है उनकी। इवन चाइना में लोग पाइप्स के अंदर रह रहे हैं। भारत में आपको लोग पाइप्स के अंदर रहते हुए नहीं मिलेंगे। जो पाइप्स में रह रहे हैं वो सारे आपको मैक्सिमम बांग्लादेशी मिलेंगे भारत में, जो बांग्लादेश से हाँ आए हैं। भारत में इस चीज की कमी नहीं है। भारत अपने शेल्टर होम्स बना रहा है। दिल्ली जैसी जिसमें बहुत ज्यादा आबादी है, वहां पे शेल्टर्स हैं लोगों के लिए, नाइट शेल्टर्स हैं, डे शेल्टर्स हैं। इससे पता चलता है कि एक देश कितना आगे बढ़ रहा है, और एक देश सिर्फ अपने आप को डिजिटल मीडिया के ऊपर दिखा के आगे बढ़ रहा है। भारत अगर चाइना के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है, तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भारत के साथ आना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। हाँ, कुछ कंट्रीज हमेशा भारत को डिस्टेबलाइज देखने की कोशिश करेंगी और वो चाहेंगे कि भारत डिस्टेबलाइज रहे। भारत अगर डिस्टेबलाइज रहेगा तो उनको सिर्फ एक फायदा रहेगा कि भारत को वो जो बोलेंगे वो करेगा। भारत को अगर वो बोलेंगे तो उठ, तो वो उठेगा। भारत को वो बोलेंगे बैठ, तो वो बैठेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत डिस्टेबलाइज रहे। इसीलिए ये एफसीआरए वाली कहानी है। इसके लिए लोग सोच रहे हैं कि ये पैसा अगर आना बंद हो गया तो वो अपनी मर्जी से काम नहीं करा पाएंगे। इसीलिए ताना बाना सारा उसी के चारों तरफ बुना जा रहा अरे वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है आपका वो पैसे पे टिका है। वो पैसा ही जब बंद हो जाएगा तो फिर इकोसिस्टम करेगा क्या? जहां रहेगा वहीं मरेगा। और जैसे सर कह रहे हैं कि मुझे मुझे तो ये भी लगता है कि जो गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, गलवान के बाद लेह लद्दाख रीजन में दोनों सेनाओं का जो 3 साल चला, हमने चीन का चेंगडू 21 मतलब सुना है, J-21 या J-35 वो लोग जो पाकिस्तान को देने वाले हैं, ये उनके हथियार आज तक दुनिया ने बैटल में नहीं देखे हैं, नाम ही सुना है। हथियार है। बैटल टेस्टेड हो तो मतलब लोगों को लगता है कि हाँ यार, आप दुनिया इसके को ऊपर जो मैं आपको बेच एक रहे चीज हैं वो बताता तो। हूँ। हाँ सर। इसके ऊपर एक चीज बताता हूँ।
बैटल अगर आप लड़ेंगे तो आपके वेपन्स आपको जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, लेकिन उन वेपन्स को चलाने के लिए जो हाथ और जो जिगरा चाहिए, आप वो कहां से लेके आएंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने वेपन्स को बना तो लिया। देखिए, चाइना में जितने वेपन्स बने हैं, मैक्सिमम वेपन्स कॉपी हैं, वो किसी ना किसी देश से कॉपी हैं वो। हाँ, उन कॉपीज में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। जब पाकिस्तान इंडिया में मिसाइल फायर करता है और वो मिसाइल इंडिया में आके गिरती है, वो चाइनीज मिसाइल थी। चाइनीज मिसाइल अगर आके पत्थर की तरह गिर रही है तो इसका मतलब उसमें मेजर प्रॉब्लम्स हैं। चाइना का जितना भी वेपन सिस्टम है वो बैटल टेस्टेड नहीं है। भारत के सोल्जर्स बैटल टेस्टेड हैं, भारत का वेपन सिस्टम बैटल टेस्टेड है। भारत में ऐसा कोई दिन नहीं है जहां कश्मीर में कभी भी पाकिस्तान के साथ छोटा मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की कोई ना कोई गोलीबारी हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान इतने टेररिस्ट इंडिया में भेजता है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत की फौज हमेशा तत्पर रहती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बाकी कंट्रीज ने, विदेशी ताकतों ने हमारे साथ क्या किया हुआ है वो हम सबको पता है। वहां पे कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही हैं, और जो वेपन्स हमारे पास हैं हम उनको अपनी टैक्टिक्स के साथ, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कैसे कोलैबोरेट करके आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आप कहां से लेके आओगे? वो चाइना के पास है कहां पे? आप वेपन लास्ट बना बैटल लोगे। चाइना कब लड़ा था? चीन कब लड़ा था मुझे लास्ट तो बैटल? याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है, हाँ। मुझे याद नहीं है। चाइना जब भी कोई बैटल लड़ा है वो भी अब्रप्टली छोड़ के गया है। वो भी अब्रप्टली 1962 की जो वॉर हुई थी, जब भारत ने डिसाइड करना शुरू किया कि वो अब अपनी एयरफोर्स शुरू करने वाला है, उस वक्त वो सारी की सारी कहानी शांत हुई है। अमेरिका आ गया था बे ऑफ बंगाल में, वो बातें अलग है। लेकिन चाइना का कोई भी वेपन बैटल टेस्टेड नहीं है। जहां जहां बैटल्स हुई है, ईरान में गया में हुआ, वहां पे उसका कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश में उन्होंने इतने सारे वेपन्स दिए हैं, वो कभी यूटिलाइज नहीं हुए। सारे के सारे पुराने वेपन्स वो बांग्लादेश को चपेक देता है। उन्होंने बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको छोटे मोटे वेपन्स दिए हैं, लेकिन वेपन्स जहां भी फायर हुए हैं वो बैकफायर ही हुए हैं, वो फायर नहीं हुए। उन्होंने अपने लोगों को मारा है, जो लोग चला रहे थे उनको न्यूट्रलाइज किया है। इसका मतलब चाइना के सामान की कभी भी आपको गारंटी नहीं मिलेगी। अगर किसी सामान की आपके पास गारंटी नहीं है तो आप ऐसा सामान कभी नहीं लोगे। भारत तो हमेशा, देखिए, हमारे भारतीयों की एक सोच है, अच्छा भाई गारंटी देगा क्या? कितने की? अच्छा 15 दिन की गारंटी। अच्छा 15 दिन की है ना? बोला हाँ ठीक है, गारंटी चाहिए भाई। 15 दिन तक खराब होगा देख लेगा ना? हाँ देख लूंगा। चाइना बोलता है भैया मैं 1 मिनट भी नहीं देखूंगा, आपको लेना लो नहीं लेना लो, मेरा वेपन सस्ता है, चल गया तो जाएगा मील तक, नहीं तो कील तक, खत्म। चाइना का माल वही है। तो तो इसीलिए इसीलिए चाइना का दर्शकों कोई भी सिस्टम बैटल वही टेस्टेड नहीं है। इसीलिए दर्शकों ये समझिएगा, ये गेम थोड़ा बड़ा है, इसको ऐसे मत समझिए। तैयारी भविष्य की है, भविष्य में संभवतः कुछ ऐसा होना है जिसके लिए सरकार खुद को तैयार कर रही है, और उसमें किसी तरह का केओस देश में जो लोग करने की कोशिश करेंगे उनको देश की संसद में मजबूती से कैसे हराया जाए, और हर वो चीज जो राष्ट्र के हित में है उसको नहीं रोका जा सकता है केवल इसलिए कि सरकार के पास नंबर नहीं है। तो नंबर तो मैथ में जुगाड़ होता है भाई, सरकार जुगाड़ कर रही है। वो सर ने कहा शाम दाम दंड भेद, जब सामने वाला डाल डाल तो हम भी पात पात। देश ऐसे ही चलता है और देश को ऐसे ही चलना होगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हैं आप यहाँ से अब डिरेल नहीं हो सकते। आप डिरेल होंगे तो सालों पीछे चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से यह यात्रा शुरू हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डीएनपी के दर्शकों को ये समय देने के लिए। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा अपना भी चैनल है बूट्स एंड बॉर्डर, आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर मैं अलग तरह से वीडियो डालता हूं, उनको देखिएगा। बहुत सारी चीजें जो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट की है वो मेरे उन वीडियोस में आपको इलेबोरेटिव मिलेगी, तो आप पक्का उनको देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू जी, जय हिंद।